हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं और बालाजी प्रकाशन के आंतरिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग तरल दाब के सेकेंड एपिसोड में शुरुआत करने वाले हैं कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तरल दाब क्या होता है, और किसी द्रव की गहराई में जाते हैं तो दाब का सूत्र क्या होता है। उन सभी का डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग पिछले वीडियो में ये जाने कि दाब क्या होता है, प्रणोद क्या होता है, मात्रक इनके क्या होते हैं। इन सभी चीजों को हम सब लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दाब के प्रकार जो है, औसत दाब क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। फार्मूला याद रखिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल कैसा होता है, अभिलंब। दाब कैसा होता है, बाह्य बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो बाह्य बल उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है, ये उसका कहलाता है दाब। अब हम सब लोग यहाँ पर पढ़ने वाले, क्योंकि ये चैप्टर तरल दाब का है तो यहाँ पर हम तरल दाब पढ़ेंगे। वैसे हेडिंग इसके ऊपर होने वाली थी आपेक्षिक घनत्व, लेकिन उसको ऊपर कर दिया गया क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। शुरुआत क्या, सेकंड वीडियो है, तो इसलिए यहाँ पर हमने पहली परिभाषा उसी की लिख दी। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो तरल दाब क्या होता है, किसी द्रव कैसा होना चाहिए, रुका होना चाहिए। अगर किसी रुके हुए द्रव में जैसे जैसे हम गहराई में नीचे जाते हैं तो ऊपर वाला द्रव हमारे ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है। वो अपने भार के कारण हमारे ऊपर बल लगाता है। वो जो बल होता है वो हमारे ऊपर कितना लगा, एकांक क्षेत्रफल पर भैया। वो बल जो है, वो जो द्रव का भार था वो हमारे एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है, ये कहलाता है तरल दाब। तो किसी द्रव की गहराई में जाने पर, ये चीज तो पता है, गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ता है, दाब लगता है। ठीक है भैया, उसके भार के कारण उत्पन्न दाब को तरल दाब कहते हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे द्रव की, तो उसका जो ऊपर वाला पानी है, वो पानी का वजन कहाँ का जाना चाहता है, नीचे की ओर, क्योंकि पृथ्वी उस पानी को किधर खींच रही, नीचे की ओर। तो ऊपर वाला पानी हमारे ऊपर लगाएगा बल, और वो बल एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है, वस्तु के रूप में अगर हम है तो हमारे एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा, ये बताता है तरल दाब। मात्रक वही होता है, पास्कल। ठीक है भैया, पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बार टार और एमएमएचजी भी होता है। एक चीज छूट गई थी, वो था एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 760 एमएम एच जी के दाब के बराबर होता है। एमएम मतलब मिलीमीटर होता है, और ये एच जी होता है पारा। ये याद रखिए, एक एटीएम जो होता है वो 760 एमएम एच जी के बराबर होता है, पारे के 760 एमएम दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो एक 760 एमएम का पारा लेंगे। ठीक है, उसका घनत्व कितना आएगा, वो घनत्व कह रहे भैया, उसका दाब कितना आएगा, वही चीज। ठीक है, वो उसका मान है, मात्रक है। एमएमएचजी जो होता है पारे का, ये दाब का मात्रक होता है। अब अगला, जो अगला टॉपिक हमारा है वो है आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व तो हमने जान लिया था। घनत्व हमें क्या बताता है कि कण कितने पास है, कण कणों के मध्य क्या बताता, सघनता को। क्या बताता, सघनता। कणों के मध्य सघनता को बताता है। जैसे इस मार्कर के छोटे छोटे कण कितने पास पास है, ये बताता है घनत्व। तो ये इसका घनत्व ये बताता है कि इसके कण कितने पास पास हैं। इस बोर्ड का घनत्व क्या होगा, इसके कण कितने पास पास, बस यही घनत्व है भैया। ठीक है, अब उसके लिए, क्योंकि हम ऐसे तो जान नहीं सकते, तो उसके लिए परिभाषा भी बनाई थी कि घनत्व का जो मान होता है, घनत्व को पहली चीज तो रो से बहुत जगह लिखा जाता है, और कुछ जगह डी से भी यूज करेंगे। रो घनत्व, डी डेंसिटी घनत्व। ये क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रकट किया गया। केमिस्ट्री में भी यूज होगा ये फार्मूला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अगर हम किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना जल के घनत्व से कराएंगे तो वो होता है आपेक्षिक घनत्व। याद रखिए, आपेक्षिक घनत्व कुछ और नहीं है, हम चेक करना चाहते हैं कि उस पदार्थ का घनत्व ज्यादा है या जल का घनत्व।
अगर जल का घनत्व ज्यादा है तो वस्तु ऊपर ठहरी रहेगी। भाई अगर देखेंगे मार्कर अगर पानी में डालेंगे तो मार्कर कहाँ चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से ज्यादा है। जल के जो कण है वो दूर दूर है और इसके कण क्या है, पास पास है, तभी ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो वस्तु कब डूबती है, जब जल का घनत्व कम होगा और उस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा, तभी वस्तु डूबती है। ठीक है भैया। तो अगर किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना हम जल के घनत्व से करा दें तो वो होता है आपेक्षिक घनत्व। ये चीज याद रखें, या फिर ऐसे समझ सकते हैं आपेक्षिक घनत्व हमें ये बताता है कि वो वस्तु का घनत्व ज्यादा है या जल का घनत्व ज्यादा है। ठीक है भैया। इसके लिए भी एक परिभाषा, इसके लिए भी एक सूत्र बना है कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व। जिस पदार्थ का हम आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं उसका घनत्व ऊपर और नीचे किसका घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसका घनत्व, जल का घनत्व। ठीक है, ये होता है पदार्थ, किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। ठीक भैया, ये इस पदार्थ का ही आपेक्षिक घनत्व है, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। ठीक भैया। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अच्छा परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व, ये पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। परिभाषा से ही आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना जल से कराने की प्रक्रिया आपेक्षिक घनत्व कहलाती है। ठीक है। तो किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के घनत्व का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। इसका याद रखिए, ये एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक विमाहीन है और साथ ही साथ इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बस एक कंपेयर कराया जाता है, रिलेटिव है ना, रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेट कराती है दो पदार्थों के घनत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ठीक, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा कुछ नोट में चीजें देखेंगे। एग्जाम्पल क्यों देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा है कि जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व वो कितना होता है, 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की बात कर रहे हैं, जिसको हम एसआई सीजीएस मात्रक में कैसे लिख सकते हैं, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। और पारे का घनत्व कितना होता है, पारे का घनत्व ध्रुव में सबसे अधिक इसी का घनत्व होता है। इसके बारे में आगे पृष्ठ तनाव में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो घनत्व होता है वो 13.6, और ये 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻³ गुणा 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। या तो फिर इसको आप सीजीएस पद्धति में लिख दे, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कह सकते हैं भैया। तो दोनों में से चाहे आप जो भी कहिए, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का कौन सा घनत्व भैया, आपेक्षिक घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व पदार्थ का घनत्व, पदार्थ के रूप में किसको लिए, जल को। तो जल का घनत्व ऊपर, जल का घनत्व नीचे। तो जल का घनत्व ऊपर, जल पदार्थ के रूप में किसको लिया गया, जल। तो जल का घनत्व कितना भी है, 1000, आप चाहे किग्रा वाला डाल दीजिए, एमकेएस मात्रक चाहे सीजीएस मात्रक, और बटा
4 डिग्री सेल्सियस पर ही ये तापमान होता है, तापमान पर ही ये दाब होता है। टोटल कैंसिल आउट 1 होता है। तो ये चीज याद रखिए, जल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई जल के घनत्व की तुलना जल से ही कराएंगे तो वो 1 ही तो आएगा। लेकिन अगर पारे का आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे, किसका? पारे का। क्या? आपेक्षिक घनत्व। तो कितना आएगा? पारे का आपेक्षिक घनत्व कितना आएगा? ऊपर पदार्थ का घनत्व, पदार्थ के रूप में किसको लिया गया है? पारे को लिया गया। पदार्थ के रूप में किसको लिया गया है? पारे। तो पारे का घनत्व कितना होता है? 13.6 गुणा 10⁻³ बटा जल का घनत्व कितना है? 1000। 1000 का मतलब 10⁻³ ही होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट। कितना बचा? 13.6। अगर गौर से देखा जाए भैया, गौर से देखा जाए तो ये सीजीएस मात्रक का ही तो मान है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो दरअसल सीजीएस मात्रक का ही मान होता है। ध्यान से देखिए, सीजीएस मात्रक का, इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मान कितना है? 13.6। 13.6 आया। ठीक है, 13.6 मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है। 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पारे का घनत्व ज्यादा और जल का घनत्व कम, यानी पारा जल में डूब जाएगा। ठीक है, पारा देखे थर्मामीटर में जो भरा होता है लिक्विड, वो पारा ही होता है। ठीक, अब चलिए हम आगे का टॉपिक बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक जो हमारा है वो किसी द्रव की गहराई में जाने पर द्रव का मान कितना होता है, वो दाब का मान कितना होता है, वो चीज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। इस डेरिवेशन का जो फार्मूला है P = ρgh। इसके दो रूप हैं, वैसे होते तो बहुत सारे रूप, जो हमारे सिलेबस में वो ये। ठीक, तो द्रव में गहराई के कारण था। अगर द्रव में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ऊपर का जो द्रव होता है वो नीचे की ओर हमारे ऊपर क्या लगाता है? बल। और वो बल हमारे एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है? ये होता है दाब। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगेगा? ज्यादा नीचे तो हम जा नहीं सकते, नहीं तो बस वो दाब होगा, वो हमको क्या करेगा? वो हमको अंदर की ओर दबा देगा। ठीक है, तो एक हमने वेसल ली। वेसल मतलब एक बीकर है। ये क्या है? एक बीकर। और इस बीकर में एक द्रव भरा हुआ है। ये एक चीज है, तरल के रूप में हम द्रव की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्रव की ही बात करेंगे। ठीक, जो इसमें द्रव भरा हुआ है, जो इसमें द्रव भरा हुआ है उसका घनत्व तो हमने रो मान रखा है। जो घनत्व है इस द्रव का वो रो है। कोई भी एक द्रव हो सकता है, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, पारा हो सकता है, और एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कोई भी एक द्रव हो सकता है। ठीक है, और इसका घनत्व कितना भैया हमने मान रखा है? रो मान रखा है। कितना मान रखा है? रो। ठीक, और यहाँ पर इस पर एक कोई, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ऊपरी सतह पर। ठीक है, ये ऊपरी सतह पर एक कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ए। अब इस जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, ये तो पता है प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, ऊपर वाला नीचे की ओर हमें बल लगाएगा। तो हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया इस जगह पर, इसका नाम रख दिया हमने बी। इस पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया? बी। ऊपर और ए और बी के बीच कितनी गैपिंग है? गहराई कितनी है? एच। कितनी गहराई है भैया? एच। तो बात समझिए, ऊपर सतह से कितनी नीचे गए हैं? एच ऊंचाई या एच गहराई नीचे गए। तो हमको क्या मिला? एक कोई भी परपेंडिकुलर, कोई मतलब पर्टिकुलर पॉइंट मान सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी आप पॉइंट मान सकते हैं। अब कितनी गहराई नीचे हम गए हैं? एच गहराई नीचे। अब एच गहराई नीचे गए तो बिंदु बी मिला। अब बिंदु बी का हमको निकालना है दाब। बिंदु बी पर दाब का मान कितना होगा? और एक चीज, अभी हम यहाँ पर वायुमंडलीय दाब की बात, वायुमंडलीय दाब की बात नहीं करें। अच्छा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखते हुए शादी वगैरह में जो पानी वाला जो पात्र आता है, बर्तन आता है, एक डिब्बा आता है, तो उसका ढक्कन जब कसा हुआ होता है तो पानी स्लो स्लो निकलता है। लेकिन जैसे ऊपर वाला ढक्कन हल्का सा खोलते हैं, पानी की स्पीड बढ़ जाती है।
ऐसा कारण ये होता है, बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है, वायु जो दाब लगाता है हमारे चारों ओर वातावरण में विभिन्न सारी गैसें, बहुत सारी अनंत गैसें, और वो गैसें का मिश्रण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वो सभी मिल करके जो दाब लगाते हैं ऊपर उस ढक्कन से, गैस के कण अंदर गए और वो पानी को किधर ढकेलेंगे? नीचे की ओर। तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, वो होता है वायुमंडलीय दाब। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बैरोमीटर और मैनोमीटर से कि इसका मान कैसे निकाला जा सकता है। ठीक भैया? तो अभी हम सब केवल यहाँ बात कर रहे हैं। तो अभी हमने वायुमंडलीय दाब की बात नहीं की, बाहर से कोई दाब नहीं लग रहा है, केवल हम इस एच गहराई के कारण दाब निकाल रहे हैं। ठीक, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बेलनाकार सतह लेते हैं। कौन सी सतह लेते हैं? बेलनाकार। ये ठीक भैया, एक बेलनाकार सतह लेते हैं और इसका ये परिच्छेद क्षेत्रफल, ये क्या है? एक परिच्छेद क्षेत्रफल। चेक करिए इस पर कितने बल लग रहे हैं, क्योंकि ये द्रव रुका हुआ है। भाई अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं चैप्टर? स्थिर तरल स्थितिकी, यानी द्रव जो है वो रुका है, द्रव गति नहीं कर रहा है। हमारे पास जो त्वरण है, द्रव का जो त्वरण है, इस द्रव का जो त्वरण है वो कितना है? 0। वेग परिवर्तित ही नहीं है। और जब त्वरण नहीं होगा तो नेट बल कितना आता है? 0। भाई एफ नेट इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो त्वरण 0, तो यानी कुल बल, परिणामी बल, नेट बल कितना है? 0। ठीक, दो एक होती है साम्यावस्था की स्थिति, वो यहाँ पर हम भी बताते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना भी है? आप चाहें तो इसको अलग अलग नाम दे दीजिए, ज्यादा सही। इसको हमने नाम दे दिया 0.1, इसको हमने नाम दे दिया 0.2। ठीक है, 0.1, 0.2। और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? ए। कितना है? ए है। अब ये बताइए, नीचे वाला प्रेशर इसको किधर ढकेलेगा? ऊपर। हमने कल्पना की है, फर्जी कोई एक सिलेंडर है, यहाँ पर बेलन है, वैसे होगा नहीं। नीचे वाला जो द्रव है इसको किधर ढकेलेगा? ऊपर की ओर। ठीक, ठीक है। अब लेकिन ऊपर वाला द्रव कहाँ आना चाह रहा है? नीचे की ओर। यहाँ का जो द्रव है वो कहाँ आना चाह रहा है? नीचे की ओर। नीचे की ओर, भाई नीचे पृथ्वी है ना, पृथ्वी किधर खींचेगी इसको? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर पृथ्वी एक बल लगाती है। पृथ्वी जो बल लगाती है वो भार के कारण लगाती है। भाई ऊपर वाले द्रव का कुछ भार होगा, कुछ वजन होगा, और वो वजन कहाँ जाना चाहेगा? उस वजन को पृथ्वी कहाँ खींच रही? नीचे की ओर खींच रही। कितना बल लगा करके? mg बल लगा करके। यही तो पढ़े हो, भार का मान mg। ठीक, और इसको गुरुत्व बल भी बोला जाता है। कौन सा बल भैया बोला जाता है? गुरुत्व बल। पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती तो वो जिस बल से खींचती वो गुरुत्व बल होता है। ठीक, और इस पर ऊपर की ओर एक भी बल लग रहा है। ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है? दाब के कारण। भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ दाब होगा कि नहीं होगा? इस बिंदु पर हमने दाब क्या मान लिया है? P। ठीक, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू दाब के कारण बल पी ए। भाई पी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा गया था? एफ अपान ए। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पी ए। हम बल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, केवल किसकी बात कर रहे हैं? बल की। ठीक, तो एक ये पानी इसको किधर ढकेल रहा है? ऊपर की ओर। और ऊपर वाला पानी कहाँ आना चाह रहा है? नीचे की ओर। आ रही बात समझ में? तो 0.2 पर ये नीचे वाला पानी इसको कहाँ ढकेल रहा है? ऊपर। और ऊपर वाला पानी कहाँ आना चाहता है? इसको किधर ढकेला? नीचे की ओर। ठीक, लेकिन द्रव क्या है? रुका हुआ है, तो नेट बल कितना लगेगा? 0 लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बिंदु 2 पर नेट बल रुक जाइए, बिंदु 2 पर नेट बल हम निकाल रहे हैं। ठीक, एफ नेट इज इक्वल्स टू बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा वस्तु का त्वरण। बताइए, बिंदु 2 पर अगर कोई वस्तु है, कोई भी एक सतह है, हमने ये देखो ये सतह मान ली वृत्ताकार। ठीक, एक बेलन है, इसकी ये सतह है। अगर कोई वस्तु है तो क्या होगा? उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ द्रव्यमान होगा इस सिलेंडर का। ठीक, वो कितना होगा अभी आगे हम निकालेंगे। ठीक है भैया, तो त्वरण कितना है? क्या ये द्रव गति कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तरल स्थितिकी पढ़ रहे हैं। ये द्रव रुका हुआ है, रुका हुआ द्रव है तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0।
त्वरण क्या हो जाएगा 0, तो नेट बल कितना हो जाएगा 0। F इज टू एम गुणा त्वरण 0, तो नेट बल कितना हो गया भैया 0। नेट बल 0 कहां पर, बिंदु 2 पर, बिंदु 2 पर। एक सतह हमने ली है ये, इस सतह पर जो भी नेट बल लग रहा है वो क्या है 0, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। भाई दो चीजें, इसी को कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था या फिर कह दीजिए संतुलन की अवस्था। भाई नेट बल अगर किसी वस्तु पर नेट बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी वो वस्तु या तो रुकी हुई है या तो एक समान चाल से चल रही। भाई संतुलन की केसेस दो तरीके से लग सकते हैं, या तो वस्तु की चाल एक समान रूप से चल रही, ठीक, चाल नहीं बदल रही है, वेग नहीं बदल रहा है, और दूसरा या तो वो वस्तु रुकी हुई हो। भाई त्वरण 0 होगा ना, ठीक है। त्वरण 0 होने का मतलब क्या है, त्वरण 0 कब होता है, जब वस्तु रुकी हुई होती है, और दूसरा जब वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है। आप एक्सीलरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, और एक्सीलरेटर मतलब त्वरण, वेग नहीं बदल रहे हैं, और वेग को बदलने वाला ही क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण ही नहीं, यानी वेग नहीं बदल रहा है, ठीक। तो संतुलन की स्थिति में, ठीक, यह एक संतुलन की स्थिति, आप डायरेक्ट चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कोई पॉइंट लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जितना ऊपर बल लग रहा है उतना नीचे, ऊपर कितना बल लग रहा है, F इज टू एफ, किसके कारण, ये है दाब के कारण है, और नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, भार के कारण, ठीक। ऊपर की ओर बल कितना है P, और नीचे की ओर कितना है mg। m निकालते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। भाई पढ़े हो ना, अभी हमने बताया था घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन का गुणा घनत्व से करेंगे द्रव्यमान मिलेगा। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व कितना है द्रव का, रो है, आयतन कितना है, इसका आयतन कितना होगा, भाई इतने भर का वजन हम सिलेंडर वाला ले रहे हैं, बाकी और हमसे कोई मतलब नहीं। तो क्या होता है, किसी भी आयतन इसका कितना होगा A इंटू एच। अरे भाई किसी भी वस्तु का आयतन कितना होता है, किसी भी पृष्ठ का सतह का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, और गुणा कितना बचा, ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और इंटू हाइट इसकी कितनी है h। अब ये मान उठा करके यहाँ डालेंगे, तो टी ए बराबर m का मान कितना है, रो ए एच, और गुणा में कितना है g। ए से ए हो जाएगा कैंसिल, टी बराबर कितना आ जाएगा, रो जी एच। आ गया भैया। तो किसी भी द्रव में अगर हम h गहराई नीचे जाएंगे, h गहराई नीचे जाएंगे तो दाब कितना बढ़ेगा, रो जी एच। आई बात समझ में, ठीक है भैया। अगर वायुमंडलीय दाब होता, यदि वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति हो, क्या हो, उपस्थिति, तब दाब P बराबर कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को हम लिखते हैं भैया P नॉट से। किससे लिखते हैं, P नॉट से। तो बताइए वायुमंडलीय दाब किधर लगता है, हमेशा नीचे की ओर। वायुमंडलीय दाब क्या करता है, ऊपर वाले द्रव को किधर ढकेलता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है भैया। तो ये दाब आ जाएगा हमारा P नॉट प्लस रो जी एच। भाई कितना दाब है, ऊपर से कितना दाब लग रहा है, पहला वायुमंडलीय दाब, और दूसरा इस एच गहराई के कारण दाब कितना है, रो जी एच। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। आप चाहें तो इसका फार्मूला भी, इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस संतुलन की स्थिति बदलनी पड़ेगी। दो प्रेशर, ये प्रेशर कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक, नीचे की ओर। तो इस प्रेशर का मान कितना हो सकता है, बल बटा क्षेत्रफल, ये लगा सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से बल बराबर निकालेंगे, एफ बराबर यहाँ का कितना हो जाएगा, एफ नॉट कह दीजिए, कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू ए। तो ये बल बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर कितने बल लग रहे हैं, दो,
एक तो ये, एक तो ये। नीचे कौन है? W और दूसरा F नॉट। तो W प्लस F नॉट हो जाएगा। तो F बराबर ऐसे भी डेरिवेशन कर सकते हैं, F बराबर संतुलन की स्थिति, कहीं वेग तो है, त्वरण है ही नहीं, त्वरण नहीं है तो नेट बल क्या हो जाएगा? 0, यानी जितना बल नीचे लग रहा है उतना बल ऊपर। संतुलन की स्थिति दो केस में लगेगी। कब? जब वस्तु कौन सी अवस्था में? विराम, और या तो फिर एक समान चाल, एक समान वेग, एक चाल। समझ जाइए भैया, क्योंकि त्वरण तभी होता है, एक समान वेग हो, त्वरण है ही नहीं। वेग जैसे बदलेगा त्वरण उसी को कहते हैं, वेग बदलना त्वरण कहलाता है। और विराम में वेग 0 होता है, यानी त्वरण 0 होता है। तो अब इस पर नेट बल कितना लगेगा? जिस ऊपर और नीचे वाला टोटल कितना है? संतुलन है ना, यानी जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे। ऊपर कितना लग रहा है? F। नीचे कितना लग रहा है? एक तो F नॉट वायुमंडलीय दाब वाला, और दूसरा कौन सा लग रहा है? ये W। वैल्यू डाल दीजिए, F की वैल्यू कितनी? ये बराबर F नॉट कितना है? P नॉट प्लस W अभी हमने निकाला था, W mg आया था। W कितना था? mg, डायरेक्ट mg लिख रहे हैं। ठीक, mg बराबर कितना आया था? mg बराबर रो, पहला m बराबर क्या होता है? रो ए एच इंटू जी, रो ए एच इंटू जी। ए कामन लेकर के क्या करेंगे? कैंसिल आउट। अब p बराबर कितना आएगा? p बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक, तो पी नॉट हमारा वायुमंडलीय दाब है, और ये एच गहराई के कारण जो दाब आया वो रो जी एच होता है। बस इतना है। अब इसके बारे में जो हम सब लोग, इसके रूल्स क्या है वो सभी हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।